तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। और किसका वेपर प्रेशर देखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब यहाँ पे हम जो अब चीज़ें देखेंगे वो ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, अब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी हमने कल देख या प्रीवियस वीडियोज में जो हमने सॉल्युबिलिटी देखी थी वो क्या थी कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है और वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये हमने उस चीज़ में देखा। अब यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि अगर कोई सॉल्यूट, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, वो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता नहीं बल्कि लिक्विड ही होगा। तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में कोई सॉल्यूट, अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। वो कितना डिजॉल्व है, अब वो डिजॉल्व तो जितना भी होगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके कारण से वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर लिक्विड पे या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। तो इस चीज़ को हम किस में देखते हैं? इस चीज़ को देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और यहाँ पे एक चीज़ आता है, एक लॉ आता है, और वो लॉ आता है आपका राउल्ट्स लॉ। तो पहले तो हम वेपर प्रेशर देखेंगे प्योर लिक्विड का, किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज ये मान के चलो आपके पास ये कोई लिक्विड है, ये एक कंटेनर है आपके पास, और ये कंटेनर यहाँ से ये पैक्ड है, इसमें ये कोई लिक्विड है। हमने इस लिक्विड को हीट किया। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये क्या है? ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये लिक्विड क्या है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो इसकी वेपर। ठीक है। अब हम जो वेपर प्रेशर देखते हैं किसी भी प्योर लिक्विड, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या है? प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड यानी जो लिक्विड है वो एक ही तरह के कंपोनेंट से बना हो सकता है। जैसे हम क्या मान के चल रहे कि ये प्योर लिक्विड क्या है? वाटर है। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनको हम क्या मानते हैं? प्योर लिक्विड मानते हैं। ठीक है ना। तो सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने यहाँ पे वाटर को क्या किया? बॉयल किया। बॉयल किया, वो वेपर फॉर्म में आ गया। ठीक, इतना ठीक है। अब वेपर प्रेशर हम किसे कहेंगे, या किस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे, और किस कंडीशन में कहेंगे कि ये वेपर प्रेशर है? तो उसको हम क्या कहेंगे कि अगर हमने लिक्विड को हीट किया, वेपर फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे अब क्या बन गई? आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम जब किसी लिक्विड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, यानी कि लिक्विड को हमने हीट किया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? इक्विलिब्रियम आ गई। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब, इक्विलिब्रियम कंडीशन किस कंडीशन को कहेंगे हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन हम उस कंडीशन को कहेंगे जब कोई पर्टिकुलर लिक्विड न तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, और न ही वो जो वेपर, उस पर्टिकुलर लिक्विड की जो वेपर है, यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो चुके, वो ना लिक्विड में कन्वर्ट हो। यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती और वेपर उसकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। यानी कि न तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा और न ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा, वो कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में
ये जो वेपर है, ये वेपर इस पर्टिकुलर लिक्विड पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो प्रेशर आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो वेपर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ये वेपर है, ये वेपर इस पर्टिकुलर लिक्विड पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसकी सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को, जब कोई पर्टिकुलर लिक्विड अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करता, यानी कि वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से न तो वेपर में कन्वर्ट होता और न ही वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो कंडीशन जहाँ पे कि एक क्या हो जाता है, एक बैरियर आ जाता है कि वो अपनी फेज को चेंज नहीं कर सकती। उस कंडीशन में ये जो वेपर है, ये वेपर इस पर्टिकुलर लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करी है, ये देखो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, क्या आ जाएगी, वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted EXCE exerted by vapor at equilibrium. The pressure exerted by vapor at equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, कौन, वेपर, किस पे, उस पर्टिकुलर लिक्विड पे, विद लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम उसे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये जो कंडीशन बनती है गिवन टेम्परेचर पे होती है, अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें या टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म हो जाती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आती है। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसका क्या होती है, वेपर प्रेशर होती है, कि उस पर्टिकुलर लिक्विड पे कितना वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होती है और यहाँ पे भी 2-3 तरह की कंडीशन आती है। पहली तो आती है आपकी नेचर ऑफ सॉलिड, कि नेचर ऑफ सॉलिड क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है उस पर्टिकुलर लिक्विड में जो उसके पार्टिकल्स है वो कैसे बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड का मतलब होता है कि उसके जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो किस टाइप का, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर वीक होगा तो क्या होगा कि वीक इंट्रैक्शन फोर्स होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वीकर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसका,
जो वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर है। क्योंकि क्या होता है, लिक्विड में या सॉलिड में या गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही बॉन्ड क्लोज होगा, या उस बॉन्ड का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी ये क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस तरह का फोर्स होगा, फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर फोर्स वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर वीक है, कमज़ोर है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर उसका उतना ही कम होगा। तो ये तो हो गया आपका नेचर। दूसरी चीज़ आती है आपकी टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जब एनर्जी लेते हैं तो वो अपनी सरफेस को लीव आउट करने की कोशिश करते हैं, जब एक्सेस अमाउंट में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो किस फॉर्म में आएंगे, नेचुरल गैस फॉर्म में आएंगे, यानी वेपर फॉर्म में आएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो टेम्परेचर राइज करने पे क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या लेते हैं, एनर्जेटिक होते हैं तो अपनी सरफेस को लीव आउट करते हैं, और जब वो सरफेस को लीव आउट करने की कोशिश करते हैं तो किस फॉर्म में आते हैं, वेपर फॉर्म में आते हैं। तो यानी क्या है, वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेगी। जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पर्टिकुलर लिक्विड सरफेस पे वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो ये दो फैक्टर हैं वेपर प्रेशर के। तो अगर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये दो इसमें फैक्टर आते हैं। अब देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन का ही देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, यानी सॉल्यूट भी हमारे पास क्या है, लिक्विड, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास लिक्विड है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इसमें हम लेंगे। तो पहली चीज आ जाएगी इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम डेरिवेशन बना के चलेंगे और लेट मान के चलेंगे कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जो किससे बना हुआ है, ए और बी से बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए और पी बी हम इसको मान के चलते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन अगर हम बनाएंगे, हम मान के चलते हैं लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन, लेट अ बाइनरी solution of A and B
let a binary solution of A and B is made up of component A and B, बल्कि सॉल्यूशन A B कर लो, इसे A and B की जगह A B is made up of component A and B, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे इसका पार्शियल प्रेशर लेना हमें, क्योंकि वेपर प्रेशर लेना है। लेट PA is the partial pressure of A and PB is partial pressure of B. Then according to Dalton's law of partial pressure, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? P टोटल यानी टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी कि जितना A के कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जितना ही B के कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल प्रेशर है जितना एक्सर्ट हो रहा उस पर्टिकुलर लिक्विड पे, वो किसके बराबर होता है? वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के एडिशन के इक्वल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लिक्विड आते हैं, एक तो वोलेटाइल होता है, एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो अब हमें यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का देखना है, वोलेटाइल का भी और नॉन वोलेटाइल का भी। तो पहले करेंगे हम राउट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे करेंगे राउट लॉ, राउट लॉ फॉर volatile solution। राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए या पार्शियल वेपर प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट किसी लिक्विड सॉल्यूशन पे, वहाँ पे जो लॉ दिया था वो तो राउट ने दिया, ठीक है ना। तो राउट ने दो लॉ दिए थे यहाँ पे, एक तो वॉलेटाइल के लिए दिया था, एक नॉन। अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस? सबसे पहले तो वॉलेटाइल होता क्या है? वॉलेटाइल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पे जो सॉल्यूट आपका, अब सॉल्यूट क्या मान के चल रहे हैं? B, और सॉल्वेंट क्या मान के चल रहे हैं? A। तो जहां पे सॉल्यूट की भी इम्प्यूरिटीज होती है, यानी सॉल्यूट की वेपर इम्प्यूरिटीज जहां पे काउंट होती है, वो वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। यानी कि वॉलेटाइल सॉल्यूशन में हम किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की भी वेपर इम्प्यूरिटी को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। सॉल्वेंट की तो लेंगे लेकिन सॉल्वेंट के साथ साथ किसकी भी लेते हैं? सॉल्यूट की भी लेते हैं। और नॉन वॉलेटाइल में हम केवल किसकी लेते हैं? सॉल्यूट की। यानी वहाँ पे जो वेपर एक्सर्ट करता है वो केवल क्या करता है? सॉल्वेंट करता है। और नॉन जो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल में प्रेशर एक्सर्ट आपका सॉल्यूट भी करेगा और सॉल्वेंट भी करेगा। हम इन दोनों को लेते हैं। तो राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम सेम वही चलेंगे। तो इसका पहले वो लिख लो कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो इसको हम लिख सकते हैं द पार्शियल
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile component of a solution present in a solution, volatile component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of component, directly proportional to the mole fraction of component at given solution, at a given सॉल्यूशन। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए? वॉलेटाइल में क्या आ जाएगा आपका पूरा कंप्लीट कंपोनेंट आ जाएंगे, कंपोनेंट आपका ए और बी दोनों कंपोनेंट का आएगा, और नॉन वॉलेटाइल में केवल आपका किसका है सॉल्वेंट का आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा आपका वो सॉल्यूट का भी आएगा और सॉल्वेंट का भी आएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एट अ गिवन सॉल्यूशन। तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास जितने भी कंपोनेंट है 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है बाइनरी होता है, कम से कम 2 तो हमें चाहिए, इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, 2 से ज़्यादा और कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस पर्टिकुलर लिक्विड पे, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे, वो सॉल्यूट के भी पार्टिकल करेंगे और सॉल्वेंट के भी करेंगे, क्योंकि वेपर फॉर्म दोनों के हैं। तो ये हो गया आपका राउल्ट लॉ। किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी हम इसे क्या माने, फॉर अ कंपोनेंट ए, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी नोट होगा P, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज PA is directly proportional to its mole fraction। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट होता है x से, और किसका मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का, तो क्या हो जाएगा XA। तो PA is proportional to क्या हो जाएगा आपका x से। सेम एज फॉर कंपोनेंट B, तो ये क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, B क्या है आपका सॉल्यूट है, तो PB is proportional to XB। अब यहाँ पे कंपोनेंट B है तो XB, कंपोनेंट A है तो XA, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं इसमें K इंटू XA, सेम एज PB इक्वल टू K इंटू XA। ये आ गया आपका किसके लिए, फॉर कंपोनेंट A, आपका फॉर कंपोनेंट B, ये कंपोनेंट ए के लिए और ये कंपोनेंट बी के लिए। हाँ, अब यहाँ पे हम टोटल प्रेशर ले सकते हैं। सो टोटल पार्शियल प्रेशर तो क्या होता है पी टोटल इक्वल टू क्या होता है आपका PA प्लस PB। अब PA की वैल्यू क्या है K इंटू एक्स है, और PB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी PB इक्वल टू K इंटू एक्स। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा आपका। अब इसको हम इस तरीके से लेंगे, टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू PA प्लस P, ये आपका ये हो गया। अब हम इसमें सपोज ले रहे हैं फॉर कंपोनेंट ए के लिए, ठीक है, फॉर ए PA इक्वल टू K इंटू XA इफ K इक्वल टू 1। जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को क्या ले रहे हैं,
इफ एक्स ए लेंगे, इफ एक्स ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन में क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका के इंटू एक्स ए, एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा 1, सो पी ए इक्वल टू के इंटू 1, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के। ठीक है, इसी को मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, पी ए इक्वल टू क्या आ गया आपका के। अब देखो जो पी ए है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू किसके इक्वल में आ रहा है, कांस्टेंट, और इसको क्या लेते हैं हम, जब एक कांस्टेंट के इक्वल में आता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाता है, प्योर लिक्विड, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, नॉट से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो के इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए, और पी नॉट ए क्या डिनोट करता है, प्योर वेपर प्रेशर, तो ए है, ये किसके लिए हो जाएगा, कंपोनेंट ए के लिए, यानी सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के लिए, और पी बी, पी नॉट बी किसके लिए हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो पी ए ये क्या हो गया आपका, पी नॉट ए इक्वल टू हो गया आपका प्योर वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है इसको, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्योर क्या, जैसे हमें दे रखा है कि वाटर का वेपर प्रेशर है, तो वाटर क्या होगा वहाँ पे, प्योर कंपोनेंट होगा, ऐसे जैसे बेंजीन है प्योर कंपोनेंट होगा, तो उसको हम क्या लेंगे, पी नॉट लेंगे। अब अगर वो सॉल्यूट है तो पी नॉट भी हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट है तो पी नॉट ए हो जाएगा, तो जनरली पी नॉट ए ही होते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर, इस चीज को ढंग से समझना, ये हो जाएगा आपका प्योर वेपर प्रेशर। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स ए, पी ए हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और पी नॉट ए हो गया आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दोनों में फर्क है, वहाँ पे टोटल आएगा और यहाँ पे केवल प्योर का आएगा, कि जैसे वाटर कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, और जब हमने वाटर को सॉल्यूट के साथ मिला दिया, वाटर में सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया, तो तब हो जाएगा पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के ए इंटू एक्स ए, के ए की वैल्यू आपकी आ गई पी नॉट ए, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये आ गया आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, सेम एज बी के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, सेम वही आएगा इसके लिए भी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पी टोटल रख देंगे, ठीक है, तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस पी बी, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट लॉ वॉलेटाइल सॉल्यूशन, तो राउल्ट लॉ में यहाँ पे क्या है, क्या कहता है राउल्ट लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन से, दैट मीन पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, देन पी ए इक्वल टू के इंटू एक्स ए, सेम एज पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, सो पी बी इक्वल टू के इंटू एक्स बी। और अब हम इसके बाद जैसे हमने ए के लिए निकाला, सेम ऐसे बी के लिए निकालेंगे, पी इक्वल टू के इंटू एक्स ए 1 हो गया, तो पी इक्वल टू के, और जब पी ए इक्वल टू के होता है तो ये होता है पार्शियल, ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी पी नॉट ए से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होता है। वैल्यू पुट करी हमने पी इक्वल टू के इंटू एक्स ए, तो पी ए के की जगह पी नॉट ए रख देंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए,
और सेम एज पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स। ये आपका राउंड ऑफ और वॉलेटाइल के लिए। इसमें अभी और आगे डेरिवेशन करेंगे, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।